नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडी। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से कोई हरकत करने की कोशिश कर रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है? ऐसे सवाल ढेर सारे इस वक्त चल रहे हैं क्योंकि सरक्रीक बॉर्डर पर भारतीय सेना के द्वारा 12 दिन के युद्धाभ्यास की बात कही गई है। नोटम जारी कर दिया गया और पहली बार ऐसा होगा जब तीनों सेनाएं मिलकर कोई युद्धाभ्यास करेंगी। ऑपरेशन त्रिशूल इसे नाम दिया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी नेवी को सरक्रीक बॉर्डर के आसपास में तैनात कर दिया है। कल उसके नेवी चीफ भी वहां पर होकर आए और एक वीडियो भी पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है। तो विवाद क्या है सरक्रीक का, और क्या इस बार का जो क्योंकि 65 और 71 में भी सरक्रीक में लड़ाई हुई थी और वहां भी ये विवाद देखने को मिला था, तो क्या इस बार क्या फिर से सरक्रीक में कुछ होने वाला है? उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल मयंक चौबे जी। सर, बहुत स्वागत आपका। आपने सेना में तो रही हैं, साथ में आप जियोपॉलिटिक्स को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर इनवाइट करने का मुझे। और मैं जो बात करूंगा थोड़ा सा मैं इतिहास में जरूर जाऊंगा, उसको खंगालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस मसले को समझना जो है, इसके लिए इतिहास को समझना बहुत आवश्यक है। और इतिहास उसका जाता है सन 1908 में। 1908 में यहां पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का राज था, जो कि मौजूदा सिंध है। वहां पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी चलती थी और उसके नीचे दक्षिण में होता था कच्छ का राजा। तो कच्छ के राजा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में एक विवाद था कि वहां से लकड़ियां कौन चुनेगा, जो सरक्रीक का इलाका था। तो दोनों में विवाद को सुलझाने के लिए एक मुआहदा होता है सन 1914 में। और वो मुआहदा ऐसा होता है कि उसमें बड़ी एम्बिग्विटी होती है, बड़ा पशोपेश में छोड़ देता है वो। और जो एग्रीमेंट ऐसा होता है कि जो इसके पूर्वी दिशा में जो आपका बॉर्डर आता है सरक्रीक के, वहां तक की लाइन दे दी गई कि भाई यहां तक तो सिंध गवर्नमेंट का राज होगा, क्योंकि सिंध आता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो इस समय नेगोशिएट कर रही थी, उसने सिंध गवर्नमेंट को यह छूट दी कि आपका बॉर्डर जो है वो पूर्वी तट तक आएगा सरक्रीक के। अब सरक्रीक जो है करीब 96 किलोमीटर लंबी है और जगह जगह पर 8 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। तो एक तरीके की स्ट्रिप है, जो कि समुद्र की स्ट्रिप, जो कि धरती के अंदर जाती है, घुसती है। इसको इंग्लिश में एस्टुअरी कहते हैं। अच्छा, ये वैसे तो सूखी रहती है, लेकिन जब हाई टाइड आती है तो उसमें पूरा पानी भर जाता है। और जब पानी भरता है तो उसमें फिशिंग ट्रॉलर्स जो हैं वो निकलते हैं मछली के लिए, ढूंढने के लिए। तो ये एक बड़ी एक पेक्यूलियर सी सिनेरियो बनती है वहां पर। और इस पेक्यूलियर सिनेरियो में इस तरीके से बॉर्डर का निर्धारण जो है होना असंभव सा हो जाता है। तो ऐसे में यह डिसीजन लिया गया कि 1914 के मुआहदे में कि पैरा नंबर 9 कहता है कि पूर्वी तट तक जो है वो सिंध की बाउंड्री रहेगी। लेकिन 10वें पैरे में एक थालवेग प्रिंसिपल होता है। थालवेग प्रिंसिपल कहता है कि जब दो देशों के बीच में कोई मैरिटाइम बाउंड्री, मैरिटाइम बॉडी होती है, यानी कि जल का एक स्रोत होता है, तो उसका सेंटर जो है वो बाउंड्री बनता है। तो भारत कहता है कि भाई थालवेग प्रिंसिपल के हिसाब से सरक्रीक के मध्य से जानी चाहिए इंटरनेशनल बाउंड्री। पाकिस्तान कहता है नहीं। 1914 में जो बात कही गई थी, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कही थी कि ये इसके पूर्वी तट तक जाएगी बाउंड्री, ये बाउंड्री रहेगी। यहां पर आके लड़ाई जो है शुरू होती है। अब आप बोलेंगे कि 8 से 9 किलोमीटर तक का एरिया है, इसके पीछे इतनी बड़ी लड़ाई आखिर होती क्यों है ना? सोचने वाली बात है। तो सन 1970 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी आता है। इसमें यह बताया जाता है कि जहां पर आपकी बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी, 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप चाहें तो अपने खनिज पदार्थ, तेल, गैस सबकी खोज कर सकते हैं। वो आपका इलाका रहेगा, वहां पर आपका आधिपत्य रहेगा। अब ये 8 से 9 किलोमीटर का एरिया, अगर आप जाएंगे 200 नॉटिकल माइल्स, तो ये करीब करीब 250 से 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बन जाता है। अब आप देख रहे हैं कि समुद्र के अंदर 250 से 300 किलोमीटर के एरिया है, अब डिक्टेट करता है इस छोटी सी शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्री के लिए। तो अब दोनों देश कहते हैं भाई बाउंड्री हमारी ये है, पाकिस्तान कहता है हमारी बाउंड्री ईस्ट की तरफ है। भारत कहता है भाई यहां पर फिशिंग ट्रॉलर नेविगेट करते हैं, ये एक नेविगेबल वो है, वाटरवे है, इसलिए बाउंड्री जो है वो थालवेग प्रिंसिपल के हिसाब से यहां के मध्य में पास होगी। ये है मोटी मोटी हिस्ट्री इस लड़ाई को लेकर। सन 65 के युद्ध में भी इस बात को लेकर लड़ाई हुई थी। यहां पर बहुत आवागमन हुआ था, लेकिन फिर भी
यहाँ पर स्टेटस को मेंटेन, अभी भी सर क्रिक का मसला जो था वो हल नहीं हुआ था। काफी चीजें हुई, सन 97 में हुई, सन 99 में होती हैं। लेटेस्ट जो थी सन 2012 में, इसके ऊपर हम दोनों देशों के बीच यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन में निर्णय इसलिए नहीं निकलता क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि हम सर क्रिक के मसले को जोड़ेंगे कश्मीर और सियाचिन के मसले के साथ में, हम इसको अलग से डील नहीं करेंगे। तो वो उठ के टेबल से चला जाता है, मसला वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। 2012 के बीच बाद में इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। अब आता है 2025 का साल, जब पाकिस्तान 2025 में आए, उससे पहले एक छोटी सी चीज, मतलब एक छोटा सा मुझे डाउट है, जितना मैंने पढ़ा है कि मनमोहन सिंह के वक्त में शायद दोनों देशों के बीच कुछ बातचीत हुई थी कि यहां से दोनों देश मिलकर तेल और गैस की खोज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो वाला जो पार्ट है वो भी बताइएगा सर। एक ट्राइब्यूनल का गठन किया गया था 2012 में, और वो कहेगा कि भाई कहां कहां पर आपका जोन है, आप कहां कहां पर काम कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल का गठन जरूर हुआ था, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन जो था वो आगे बढ़ नहीं पाया था क्योंकि पाकिस्तान का अड़ियल रूप था। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम जो है पूरे मसले को कंबाइन करेंगे कश्मीर के मसले के साथ में और सियाचिन के मसले के साथ में। तो पाकिस्तान नेगोशिएटिंग टेबल छोड़कर चला जाता है। यहां पर आके मसला जो है वो अटक जाता है। अब 2025 तक अगर आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर होता है, और ऑपरेशन सिंदूर में हम दिखाते थे कि भाई हम घर में घुस के मारेंगे, और हमारे आप इस समय बाउंड्री को आप निर्धारित नहीं कर सकते, जहां हम बोलेंगे बाउंड्री वही रहेगी। जो आप नक्शे पे दिखा रहे हैं समय टीवी स्क्रीन पर, ये है हमने नोटैम डिक्लेयर किया है। नोटैम होता है नोटिस टू एयरमैन, यानी कि इस इलाके में कोई भी हवाई जहाज का आवागमन ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सरसाइज करें। और ये गुजरात के पोर्शन को लेता है और राजस्थान के कुछ पोर्शन पे एक्सटेंड करता है। नोटैम जो है आज है तारीख 28, यानी परसों 30 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, और ये एक्सरसाइज चलेगी 31 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। पाकिस्तान ने आज ही कर दिया सर सारे पाकिस्तान में नोटम जारी। देखिए, एक कहावत है हिंदी में, डर का माहौल। जब आदमी डरता है तो ऐसी हरकत करता है। उसको ये खतरा है कि ऐसा ना हो कि भारत जो है वो एक्सरसाइज करता 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 इंटरनेशनल बाउंड्री के पार आ जाए और पाकिस्तान को इसकी चपेट में ले ले। ठीक है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार की तरफ से जितना मुझे याद है कि 11 मई को हम 11 मई के लिए नोटम जारी किया गया था कि हम युद्धाभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 6 तारीख को ये जारी किया गया था और 7 तारीख में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। वैसा तो कुछ करने की जो है कोशिश नहीं है। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हर ऑपरेशन जो होता है वो पहले एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज का स्केल बढ़ते बढ़ते वो ऑपरेशन में तब्दील हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान का डरना लाजमी है। ठीक है, और डरना भी चाहिए। रुख उसने देख लिया है, ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। अच्छा, इस तस्वीर को अगर थोड़ा सा और साफ करें, अभी आसिम मुनीर जो ये फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, इसका कुछ बयान है हाल फिलहाल के दिनों में, मतलब 2 बार तो परमाणु की धमकी दे चुका है, दोबारा फिर से अभी पिछले लगभग 15 दिनों में, और साथ में गुजरात को भी टारगेट करने की बात कह चुका है, मतलब फाइनेंशियली भारत को डिस्टेबलाइज करने की बात। तो अंदाजा लगाया गया, सरक्रीक में फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा पाकिस्तान कर रहा है, गुजरात में रिफाइनरीज हैं, 2 अंबानी का रिफाइनरी है, आपका और भी रिफाइनरी है वहां। तो क्या पाकिस्तान वहां से टारगेट कर सकता है? इतना मादा रखता है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के पास शक्ति तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि अगर एक चूहा जो है वो हाथी के ऊपर पंजा मारने की कोशिश करे तो हल्की सी खरोंच तो लगा ही सकता है। परेशान नहीं कर सकता, लेकिन हल्की सी खरोंच लगा सकता है। तो पाकिस्तान जो है ऐसी हिमाकत करने की कोशिश कर सकता है। दिमाग तो उसका ठिकाने पर नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि आसिम मुनीर इस समय ढिंडोरा पीटते हैं न्यूक्लियर वॉर का। क्यों? क्योंकि दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ होता है तो हो सकता है यहां पर बहुत जान माल की हानि हो जाए, दुनिया आ जाए, बीच बचाव कर ले और भारत को किसी तरीके से रोक ले। क्योंकि इस समय वो डरे हुए हैं, वो ये समझ रहे हैं कि इस समय भारत वो नहीं है, जबकि 26/11 के मुंबई हमले के समय हमने केवल डॉजियर दिए थे। भगवान न करे अगर ये हमला ऐसे समय पर होता जो इस समय प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, तो इस समय पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो चुका होता अगर ये हिमाकत करने की कोशिश करता। हमने नमूना ऑपरेशन सिंदूर में उसको दिखा दिया। जी, तीनों सेनाओं की अगर मैं बात करूं आपके नजरिए से, क्योंकि आपने सर्व किया है इंडियन आर्मी में, आपके नजरिए से भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से कितनी आगे है, कितनी मजबूत है? अभिषेक जी, अगर आगे और मजबूती की बात की जाए तो देखिए, अंग्रेजी में कहावत है कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, परंतु एप्पल और ऑरेंज मान के चलिए 2 फल हैं,
इस समय पाकिस्तान जो है वो फलों की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ये मान के चलिएगा। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। डर की वजह है, तभी वो दर दर भटक रहा है, कभी तुर्की के पास में, कभी सऊदी अरेबिया से मुआहदा करना, कभी अमेरिका के पैर पकड़ना, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति को बोलना कि भाई आप जेंटलमैन हैं, आप नोबेल पीस प्राइज के हकदार आप बनते हैं। और लेटेस्ट आपको पता ही है, अगर मैं इसे समझना चाहूं आपकी बात को जियोपॉलिटिकली, अमेरिका का भी क्या इसमें कोई इंटरेस्ट हो सकता है? देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान को जीवित रखना, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत को हमेशा तंग करता रहेगा। भारत को अमेरिका इसलिए चाहता है कि वो ऐसी शक्ति बन के रहे जो कि चाइना से लोहा लेता रहे, चाइना के ध्यान जो है वो भारत में अटका रहे और भारत चाइना से उलझा रहे। परंतु ऐसा ना हो जाए कहीं भारत इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए। तो वो ये चाहता है कि उस चीज को नेगेट करने के लिए पाकिस्तान को वहां पर रहना जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत जब जब शक्तिशाली हुआ है वो जाके पाकिस्तान के पास जाके बैठा है और पाकिस्तान को जीवित रखना उसकी जरूरी बन गई है, क्योंकि भारत को उसने तंग करके कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा। इस समय भारत जो है आपको पता ही है, 2.5 फ्रंट वॉरफेयर जनरल रावत ने इसको कॉइन किया था। तो हम इस समय 2.5 फ्रंट वॉरफेयर नहीं, इससे ऊपर फ्रंट वॉरफेयर की बात सोचते हैं। तो भारतीय सेना जो है वो तो 2 फ्रंट को संभाल लेगी। 0.5 फ्रंट के लिए मैं ये कहूंगा कि भारत का हर नागरिक जो है वो एक सैनिक है। भारत जो है वो पाकिस्तान को आराम से लोहा ले सकता है उसके साथ किसी भी बॉर्डर पे। आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपके दर्शकों को। आकाश तीर का आपने नाम सुना होगा, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया गया था। 425 आकाश तीर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसमें से केवल 147 हमने डिप्लॉय किए हैं। 147 के डिप्लॉयमेंट के बाद में पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारतीय सीमा के इस पार साबुत नहीं आ पाया। मिसाइल और एयरक्राफ्ट तो भूल ही जाइए आप। अगर 147 में आप अपने पूरे पश्चिमी बॉर्डर को इतना सिक्योर कर सकते हैं, सोचिए जब मार्च 2026 तक पूरे के पूरे 425 डिप्लॉय हो जाएंगे तो आपकी जो सीमाएं हैं अभेद्य हो जाएंगी। वो दुनिया बात करती है आप स्टेल्थ बॉम्बर क्यों नहीं लेते, स्टेल्थ फाइटर क्यों नहीं लेते। F-35 को मना कर दिया, Su-57 को मना कर रहे, क्यों? स्टेल्थ फाइटर की वैल्यू तब तक है जबकि वो छुपाव में रहता है। हमने दिखा दिया त्रिवेंद्रम में हमने F-35 को उठाया, बिठाया और उसको नारियल पानी पिला के भेजा है वहां से। तो भाई साहब, हमें स्टेल्थ फाइटर की आवश्यकता क्या है? हमारे पास तो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि आपके स्टेल्थ फाइटर को खुलेआम, जिसको हिंदी में कहते हैं नंगा करके रख देती है, दिखा देती है पूरे सिग्नेचर को कि ये आ रहा है यहाँ पर। तो हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कदम आगे चल रही है। मैं ये भी कहता हूं कि भारत की एयर डिफेंस ने 50 रुपए में मात्र ड्रोन्स जो कि अल्ट्रा मॉडर्न थे उनको जमीन पर ले आए। मेरी एक इजरायली से इस बारे में बात हो रही थी, तो उसने बताया कि हमने ना $2 खर्च किए केवल ड्रोन को नीचे करने में, इतने सस्ते में काम किया। मैंने बोला बड़े महंगे में काम किया तुमने, हमने तो 50 रुपए में कर दिया। हमने वर्ल्ड वॉर 2 की विंटेज की गन्स को लगा के काम किया है, अल्ट्रा मॉडर्न चीज को, वर्ल्ड वॉर 2 की गन्स। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे देश में पैसे की इफरात नहीं है और भारतीय सेना इस बात को भली भांति समझती है कि एक एक पैसे की कीमत क्या है। तो इसलिए हमने कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक नुकसान जो है वो दुश्मन का किया है। एक फाइनल सवाल सर, फिर से वहीं, क्या सर क्रीक से शुरुआत हो सकती है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की? आपने बोला है हो सकती है, तो हो सकती है तो उत्तर इसका हाँ है, लेकिन होगी कि नहीं होगी ये देखने वाली वो बात अलग मसला है जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, इतना विस्तार से इतने बारीकी से जानकारी देने के लिए, क्योंकि मैंने भी इस विषय पर बहुत पढ़ा, लेकिन ये 1908 वाला जो शुरुआत है वहां तक मैं भी नहीं पहुंच पाया था। तो बहुत धन्यवाद सर। बाकी दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।